माय 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8। और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। दैट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, और लास्ट में हम देखने वाले हैं हम सभी का फेवरेट टेस्टपलूजा। व्हाट इज दिस टेस्टपलूजा? जो भी हम पूरे लेक्चर में पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पर एंड में हम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में हमारी बहुत मदद करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, हमारे फेमस 3 इंस्ट्रक्शंस, दैट इज स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, सीधे बैठना है, लेटना नहीं है, हाथ में कॉपी और पेन रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है। नंबर 2, जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है बिना हेजिटेशन के। नंबर 3, जब तक पलक मैडम पढ़ा रही है तब तक हमें उठना नहीं है, हमें भी साथ में पढ़ना है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये रेस्पिरेशन क्या होता है। ध्यान से देखना, रेस्पिरेशन क्या होता है। ये क्या था? रेस्पिरेशन। गलत, ये रेस्पिरेशन नहीं था, ये ब्रीदिंग था। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, दिस इज ब्रीदिंग, एंड ब्रीदिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो फिर रेस्पिरेशन क्या होता है मैडम? रेस्पिरेशन मतलब हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। उस ग्लूकोज को तोड़ने से एनर्जी बनती है और इस एनर्जी बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अंतर समझ में आ गया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में? ब्रीदिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन में जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज आया है वो कहां से आया है। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो भी हम खाना खाते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं उनका डाइजेशन होता है, फिर वो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में जाके बैठ जाते हैं। फिर हम सांस लेते हैं और फिर हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो टूटता है। वो कैसे टूटता है ध्यान से देखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है ना सबको? C6H12O6। ये टूटता है और किसमें टूट जाता है? ये प्रोड्यूस करता है CO2, फिर प्रोड्यूस करता है वाटर और लास्ट में प्रोड्यूस करता है हमारे लिए एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी का प्रोडक्शन होना ही रेस्पिरेशन होता है। अब ये जो आपका रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है, ये ग्लूकोज एक गैस की मदद से भी टूटता है और वो होती है ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूट रहा है, उस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं, उस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां पे ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ रही है और जहां पे ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज टूट रहा है, उस तरह के रेस्पिरेशन को हम क्या बोल देते हैं? एरोबिक के आगे बस एन लगा देंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोल देंगे इसको बेटा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है हमें ये तो समझ में आ गया, दैट इज ग्लूकोज का टूटना और क्या प्रोड्यूस करना? 3 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ग्लूकोज 2 तरीके से टूट सकता है, या तो ऑक्सीजन की मदद से या तो बिना ऑक्सीजन की मदद से। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर वो बिना ऑक्सीजन की मदद से ही टूट रहा है तो ऐसे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंबशन ऑफ ग्लूकोज। ये 3 चीजें हैं, ये तीनों लाइंस का एक ही मतलब है, ग्लूकोज का टूटना। और हमको अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए मिल सकते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चंस में ये वर्ड आ सकते हैं, तो हमको ब्लैंक नहीं होना है। ग्लूकोज के टूटने को क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज,
एंड कंबशन ऑफ ग्लूकोज, बात एक ही है कि ग्लूकोज टूट रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी को हम अब रीड कर लेते हैं जो हमने बोला है। देखो जी, इट इज एन एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। एनर्जी रिलीजिंग मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला, एनर्जी को रिलीज करने वाला मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वेयर ब्रेकडाउन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, एक वर्ड नहीं लिखा इन्होंने, दैट इज कंबशन, वो भी यही होता है। सो ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद और विदाउट ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा या तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही टूट जाएगा। पर क्या प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी क्या होता है मैडम? अरे एटीपी मतलब एनर्जी। याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी होती है उसका नाम है एटीपी। अगर हमारे बॉडी के किसी भी सेल को एनर्जी चाहिए तो ब्लड उसको क्या दे देगा? ब्लड उसको प्लेट में परोसकर एटीपी मॉलिक्यूल्स दे देगा। एटीपी का फुल फॉर्म याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। याद है? चलो मैं बता देती हूँ आपको। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्या रिलीज होता है साथ में? पानी। और क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो आपने देखा है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये एनर्जी ऐसे ही यूज नहीं कर लेंगे हम रेस्पिरेशन से। ये जो एक लाइन में हमने यहाँ पे रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाते हुए, एनर्जी लिबरेट होते हुए लिख दिया है, ये एनर्जी डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं। क्या करना पड़ता है हमको? ध्यान से समझना पहले। ये आपका C6H12O6 है, ये यहाँ पे टूट जाता है। किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अब देखना इस एनर्जी का क्या होता है। ये जो एनर्जी है ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को साथ में जोड़ती है। मैडम एडीपी क्या है? हमको नहीं पता। अरे मैं बता रही हूँ, रुको। ये क्या है आपका? एटीपी बनाया मैंने, तो ये रहे आपका एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, ये तीसरा फॉस्फेट, और ये क्या है आपका? ए है। तो एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोल देंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी का स्ट्रक्चर समझ में आया। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये रहा आपका एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या है? ये एक कंपाउंड है जो हमें अभी नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ेंगे। सो एडिनोसिन इज अ कंपाउंड जिसके साथ में 3 बार फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़ गए हैं। तो क्या हो गया? एक होता तो मोनोफॉस्फेट बोलते, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, लेकिन अगर 2 होंगे तो बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर 3 है तो हम बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब समझ में आया? अगर सिर्फ 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं आपके एडिनोसिन के पास तो इसे हम बोल देंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर यहाँ पे तीसरा फॉस्फेट भी जुड़ गया है तो हम उसे क्या बोल देंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ध्यान से देखिएगा जो मैंने यहां लिखा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन की मदद से, इस एनर्जी से हम एडीपी के साथ, ये रहा एडीपी, ठीक है, एडीपी के साथ हम एक और फॉस्फेट को जोड़ते हैं। तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जब हम एक और फॉस्फेट जोड़ते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एडीपी, और उसका लिंकेज हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, जिससे फाइनली बन जाता है एटीपी। ये लिंकेज का साइन है, लिंकेज मतलब बॉन्ड बनना, ठीक है। तो जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साथ में जुड़ते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एटीपी, adenosine triphosphate, which is actually the energy currency of our body, जिसको हमारे सेल्स यूज कर सकते हैं। इस एनर्जी को डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं, इस एनर्जी से पहले
एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और फिर बनता है एटीपी। अब बॉडी में जहां जहां एनर्जी की जरूरत है ये एटीपी जाता है और ये एटीपी वहां पे जाके फिर से टूट जाता है। देखो किस में टूटता है, ये एटीपी टूटा किसमें, इसी में टूट गया वापस, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट गया। ठीक है, तो मैडम ये क्या हुआ, पहले आपने एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाया, फिर वापस से आपने एटीपी को तोड़ दिया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो इसमें क्या मजा आ गया, अरे बेटा जब ये एटीपी टूटता है तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिलीज होती है ढेर सारी एनर्जी, दैट इज 30.6 किलो जूल्स पर मॉलिक्यूल। मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो जब एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो रिलीज होती है 30.6 किलो जूल्स पर मॉलिक्यूल। तो फाइनली ये एटीपी के टूटने के बाद जो हमारे पास ये एनर्जी आई है, इस एनर्जी को हमारे बॉडी के सेल्स यूज करते हैं अपने सारे काम करने के लिए। समझ में आया? तो ये जो ग्लूकोज टूटा है इसने एनर्जी बनाई है, इस एनर्जी से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़े हैं, उन्होंने एटीपी बनाया है। फिर बॉडी में जहां से आवाज आई कि मुझे एनर्जी चाहिए तो ये एटीपी वहां चला जाता है और वहां पे टूट जाता है। किसमें टूटता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और साथ में रिलीज करता है कुछ एनर्जी, दैट इज 30.6 किलो जूल्स पर मॉलिक्यूल। मतलब जहां जहां एटीपी जाएगा वहां वहां वो टूटकर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करके सेल्स को देगा। तो यही हमने लिखा है, इसको हम अब आगे समझ लेते हैं। देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी रेस्पिरेशन से, उससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, उसका लिंकेज हो गया और फाइनली क्या बन गया, एटीपी बन गया। फिर बॉडी में जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई ये एटीपी चला गया और वो टूट गया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, प्लस उसने रिलीज कर दी 30.5 किलो जूल्स और मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है ग्लूकोज के तोड़ने में, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहां बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूट रहा है। तो हमने ये वर्ड पहली बार पढ़ा है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, 5 बार बोल के याद करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है मैं बता दूं, हम लोग ऐसे ही याद करते हैं, 5-5 बार 10 बार बोलते हैं, ताकि लेक्चर के बाद अलग से हमको पढ़ना नहीं पड़े। तो बिना हंसे बिना शर्माए मेरे साथ बोलेंगे जोर से। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा टाइप एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आज डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखो इट इज एन एनर्जी रिलीजिंग। ठीक है, हमको पता है अगर रेस्पिरेशन है तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी ही सही, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। वेयर कंप्लीट ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन, कंप्लीट मतलब पूरी तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है या फिर ऑक्सीडेशन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू हैव टू राइट दिस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का पूरी तरीके से ब्रेकडाउन होता है, और अगर ऑक्सीजन नहीं हुई ना तो ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होगा, उस वजह से एनर्जी भी प्रॉपर रिलीज नहीं होगी। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, टू प्रोड्यूस भरपूर एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी तभी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूटता है। तो क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, एटीपी, वाटर,
एंड CO2। ये तो हमने देख लिया, मगर फिर भी आपको एक बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो मैं दिखा देती हूँ। दैट इज C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज है, साथ में ऑक्सीजन आ गया है, और क्या रिलीज कर दिया उन्होंने? वही तीन चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। अब ये तो पता है आपको कि इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे होता है। पहले ये जाएगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP बनाने, फिर ATP टूटेगा और प्रोड्यूस करेगा 30.5 किलो जूल्स पर मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी। अब ये जो हमने एक लाइन में यहाँ पे रेस्पिरेशन लिख दिया है ना, ये एक लाइन में खत्म नहीं होता है। अब हम 10th क्लास में आ गए हैं, तो ये जो रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसकी दो स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज का नाम है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड स्टेज का नाम है क्रेब्स साइकिल। हाँ, रुक जाओ, मैं बताती हूँ ये क्या होता है, टेंशन मत लो, लेकिन पहले इसको याद करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस पहली बार नाम सुना है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस, 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 ग्लाइकोलिसिस। और सेकेंड स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अब देखो जी, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे देखना सबसे पहले ये जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में नहीं टूटता है। ये किस में टूटता है, ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहले टूटता है CH3CO COOH प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये क्या लिख दिया मैडम ने, हमको नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ। ये ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज यहाँ पे सबसे पहले टूटेगा, किस में टूटेगा? CH3CO COOH। इसको बिल्कुल रट लेना है आपको, इस केमिकल फॉर्मूले को बोलेंगे CH3CO COOH, CH3CO COOH, CH3CO COOH, CH3CO COOH, CH3CO COOH। वेरी गुड। और इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं पाइरुवेट। क्या बोलते हैं? पाइरुवेट, या फिर इसी को हम बोल देते हैं पाइरुविक एसिड। एक ही बात है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? पाइरुवेट, 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 पाइरुवेट। तो ये पाइरुवेट में टूट जाता है कौन? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, और साथ में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। बस इतनी सी ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं? कितने एटम दिख रहे हैं? जो कार्बन के नीचे यहाँ पे लिखा होता है ना, उसका मतलब वो उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने दिख रहे हैं? 6। अब वो टूटा किसमें? पाइरुवेट में। अब ध्यान से देखना, पाइरुवेट के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1, 2 एंड 3। मतलब कि यहाँ पे तो 6 एटम थे कार्बन के, और यहाँ मिला हमको कितना? केवल 3। तो बाकी के 3 कहाँ चले गए? बाकी के 3 यही है। इसको हम क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 molecules of CH3CO COOH, यानी कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में टूट जाता है। इसी स्टेप को हम क्या बुलाते हैं? इसी स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। देखो, बायोलॉजी में कहीं पे भी अगर हमने लिसिस वर्ड पढ़ लिया है, लिसिस मतलब होता है टूटना, और ग्लाइको मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का टूटना हो रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना, और उसमें सिर्फ वो 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट में टूट रहा है। इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये जो खाली जगह है ये खाली नहीं है, यहाँ पे फ्लूइड है, उसका मैट्रिक्स है, वो होता है साइटोप्लाज्म। तो किसी भी सेल के अंदर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, वो कहाँ होगा?
वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। समझ में आया ग्लाइकोलिसिस आपको? ये फर्स्ट स्टेप है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप का जो नाम है दैट इज क्रेब्स साइकिल। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है इसका नाम कैसा है? जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्रेब, उन्होंने हमें ये साइकिल बताई थी, इसीलिए हमने उसे क्रेब्स साइकिल का नाम दे दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो जी, ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास में प्रोड्यूस हुआ है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये दोनों पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहां पे जाएंगे? ये दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर ही है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में क्या बन गया हमारा? पायरुवेट बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक खास तरह के सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनका नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, उनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फाइनली ये जो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बने हैं ये चले जाते हैं कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। टू परफॉर्म व्हाट? टू परफॉर्म क्रेब्स साइकिल। तो देखेंगे CH3CO COOH ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये कहां चले गए हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले गए हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया ताकि आपको याद रहे। और क्या करने गए हैं? वो यहाँ पे परफॉर्म करने गए हैं क्रेब्स साइकिल। क्या परफॉर्म करने गए हैं? क्रेब्स साइकिल। और क्या प्रोड्यूस करेंगे? अब ये पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टूट जाएंगे CO2 में, वाटर में, और कितनी एनर्जी देंगे पता है? देंगे 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। कितना देंगे? 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। इतनी ज्यादा एनर्जी तो हमको सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा तो ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाएगा और मैक्सिमम एनर्जी बनाएगा कितनी? 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या थी? ग्लाइकोलिसिस। ये रही हमारी पहली स्टेप जिसमें कि ग्लूकोज टूटा into 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विच इज, बिना देखे बोलेंगे फॉर्मूला, CH3CO COOH। साथ में क्या रिलीज हुआ? ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। और ग्लाइकोलिसिस हुआ कहाँ है? साइटोप्लाज्म में हुआ है। फिर ये पायरुवेट जो है ये कहाँ चले जाएंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाएंगे, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल के अंदर चले जाएंगे। और वहां क्या परफॉर्म करेंगे? क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करेंगे। किस में टूट जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेंगे, वाटर में टूटेंगे और ढेर सारी एनर्जी बनाएंगे। कितनी एनर्जी बनाएंगे? याद कर लीजिए, 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब वो 36 बना रहे हैं कि 38 बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये हम 11th क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना याद रखेंगे, 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस है। क्या हुआ इसमें? जो ग्लूकोज है वो टूट गया। किसमें टूटा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CO COOH। और साथ में क्या रिलीज हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अच्छा, इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देते हैं। इसको डेकोरेट कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख दो, ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ये क्या है? इसको हम बोलेंगे पायरुवेट। ठीक है जी। अच्छा, ये ATP तो आपको पता है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये प्रोसेस किधर हो रहा है? ये प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? साइटोप्लाज्म। अब दूसरी स्टेप क्या है? क्रेब्स साइकिल है, जहां पे ये जो आपके पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ चले गए हैं? ये चले गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चले गए हैं बेटा जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या अंडरगो करने गए हैं? क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करने गए हैं। किसमें टूट गए हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, और साथ में एनर्जी कितनी दी है? 36 to 38 molecules of ATP. So this finishes your aerobic respiration. ये इक्वेशंस आपको लिखना है और साथ में स्टेटमेंट फॉर्म भी लिखना है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में भी हम इसको पढ़ लेते हैं बेटा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है जी? 1 glucose molecule, only 1 glucose molecule, it breaks down into 2 molecules of
पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड, इसका फॉर्मूला CH3COCOOH। अब तो आपको याद हो गया है ये। फिर उसके बाद ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या परफॉर्म करते हैं, क्रेब्स साइकिल। दे अंडरगो क्रेब्स साइकिल, और उसमें वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। इसे आप लिख लीजिए बेटा अपनी कॉपी में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ओह सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वेरी नाइस। तो हमको अब समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमने कितना अच्छे से पढ़ा है। पहला सवाल, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज असेंशियल। रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज सबसे पहले इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, ग्लाइकोजन क्या है, पहले तो आप ये सुन लो बेटा। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, डाइजेशन के वक्त जो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फाइनली ग्लूकोज बन चुका है, अब वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू जाएगा और हमारे बॉडी के सेल्स में स्टोर हो जाएगा। तो जब वो ग्लूकोज स्टोर होता है लीवर के सेल्स में, मसल के सेल्स में, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। समझ में आया? याद है हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ट्रैवल किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज, और फिर प्लांट्स की बॉडी के अंदर वही सुक्रोज स्टोर किस फॉर्म में हो जाता है, स्टार्च। वैसे ही एनिमल्स की बॉडी में जो डाइजेशन के वक्त खाना बनता है, जो न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट एब्जॉर्बेबल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो बन गए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, वो हमारी बॉडी के अंदर अब स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन। सो इन एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड इन प्लांट्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो याद रखना है। तो रेस्पिरेशन में तो ऐसा नहीं होता, रेस्पिरेशन में तो वो ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता। तो देखते हैं अगला, इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब ग्लूकोज। तो ये पॉइंट सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। बॉडी से कचरे को बाहर निकालना, गलत। सिंथेसाइजेस प्रोटीन, नहीं भैया, रेस्पिरेशन में प्रोटीन नहीं बनता है। रेस्पिरेशन में सही जवाब क्या है, इट रिलीजेस एनर्जी, कहां से, फूड से, बाय इट्स ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन। तो देख लीजिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is the site of cellular respiration in eukaryotic cells? ये यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, जिसको याद नहीं है मैं फिर से आपको बता देती हूँ। यू मतलब होता है ट्रू, ओके। और ये जो कैरियोटिक शब्द आया है, ये आया है कैरियन से। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, प्रॉपर न्यूक्लियस है, उस तरह के सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो मतलब हमारे सेल्स कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो हम कौन हुए, हम यूकैरियोट्स हुए, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ होता है। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, देख लेते हैं। न्यूक्लियस नहीं। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ था, क्रेब्स साइकिल हुआ था। फिर क्लोरोप्लास्ट, नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है और उसमें खाना बनता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है विच इज किचन ऑफ द सेल। तो ये आंसर भी गलत हो गया। राइबोसोम, गलत। राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है। तो सही जवाब क्या हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। अगला सवाल, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी गैस के प्रेजेंस में होता है, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। आगे बढ़ते हैं। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है
जहां पे ग्लूकोज टूटता है उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अच्छा, कितनी एनर्जी? 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमको तीनों चीजें साथ में दिख जाएंगी तो टिक कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, मगर एनर्जी नहीं लिखा, बट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो सही है। अगला, लैक्टिक एसिड एंड वाटर। नहीं नहीं, लैक्टिक एसिड अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज नहीं होता। इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल भी कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज नहीं होता। पायरुवेट एंड ऑक्सीजन, पायरुवेट तो ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो यूज होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही जवाब क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगला, द नेट गेन, नेट मतलब टोटल, sum total, okay? The net gain of ATP molecules in aerobic respiration. Aerobic respiration में total number of ATP molecules हमको कितने मिल गए थे, बस हमें ये देखना है from one glucose molecule, मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूट रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हमको कितने ATP मॉलिक्यूल्स मिले हैं? आपको तो याद होना चाहिए, that is 36 to 38 molecules, maximum number of ATP molecules जो हमको सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही मिलते हैं। Okay, where does the breakdown of pyruvate, पायरुवेट मॉलिक्यूल याद है फॉर्मूला CH3CO COOH, उसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुवेट तो पहली बात टूटता है कहाँ पे? आपको याद होगा कि ये जो CH3CO COOH है, ये कहाँ चले जाता है? ये एक पावर हाउस ऑफ द सेल में चले जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या परफॉर्म करता है? क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करता है। तो सही जवाब क्या हो गया इसका? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूटता है, और कौन सी साइकिल परफॉर्म करता है? क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करता है। टू रिलीज व्हाट? टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 36 to 38 molecules of ATP. अगला, एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ सेल फ्रॉम अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। याद है हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, कैटाबॉलिक मतलब जहां पे तोड़ फोड़ हो रही है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इज इमीडिएटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। देखो, जो एनर्जी मिलती है उसको इमीडिएटली किस फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है? देखते हैं, एटीपी। बिल्कुल सही लग रहा है, जो एनर्जी होती है वो एटीपी में स्टोर हो जाती है, तभी तो एटीपी जब टूटता है तो वो हमें क्या देता है? एडीपी देता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है, और 30.5 किलो जूल्स पर मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी भी देता है। तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सही जवाब आपका एटीपी है। आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जहां पे ग्लूकोज टूट रहा है उससे क्या रिलीज होता है? नो एनर्जी, अरे गलत, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। लेस एनर्जी नहीं, कम एनर्जी नहीं रिलीज होती। मोर एनर्जी, हाँ बिल्कुल। और वेरिएबल मतलब चेंज होने जितनी एनर्जी नहीं, यहाँ फिक्स्ड होता है। कितना फिक्स्ड होता है? या तो 36 होता है या तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होता है, जो सबसे ज्यादा है। अगला, which gas is used in aerobic respiration? एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज होती है? और कुछ देखना ही नहीं है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट जाता है। अगला, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, नंबर 1, ब्रीदिंग ओनली। नो, ब्रीदिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ओनली, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेना, अगेन इट इज रॉन्ग। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, बिल्कुल सही जवाब। और लास्ट क्या लिखा है इन्होंने? डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीटली रॉन्ग। सो द आंसर इज रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड।
ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर। तो आज हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने डिटेल में देख लिया है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। टिल देन स्टडी हार्ड, सी यू।